नमस्कार। मेरी आवाज़ पे आप सभी का स्वागत है। आपने अब तक मेरी आवाज़ के चैनल पे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, ब्लॉगिंग देखी होगी, एजुकेशन देखी होगी, संगीत देखा होगा, सब कुछ देखा होगा। लेकिन आज हम इस चैनल पे एक नए कंटेंट की शुरुआत करने वाले हैं और ये बहुत ही रोचक कंटेंट है जिसका नाम है पॉडकास्ट। आज के हमारे पॉडकास्ट का विषय है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनने भारत को वो सब दिया जो एक देश के निर्माण में आवश्यक था। और आज के हम इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन के बारे में। मेहमान हमारे मेहमान हैं सर पिंटू सिंह सकरवार सर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। हम बात करना चाहेंगे, दोनों हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे देश के निर्माण में किस प्रकार से भूमिका निभाई। तो पहला सवाल सर मेरा ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म, उनके जन्म के बारे में इंफॉर्मेशन और उनके बचपन के बारे में, एक सामान्य बच्चे का बचपन और उनके बचपन में क्या अंतर था, कैसा होता है एक सामान्य बच्चे का बचपन और उनके बचपन में क्या अंतर था, और उनका जन्म कैसे और कब और कहाँ हुआ। देखिए शर्मा जी, सबसे पहले तो मेरी आवाज चैनल पर आपने मेरे को आमंत्रित किया, इसके लिए आपका मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जी। और जैसा आपने कहा कि टैगोर साहब के बारे में, उनका बचपन कैसा रहा, कहाँ इनका जन्म हुआ, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे सभी लोगों को जानकारी रहती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इनका जो जन्म है, तो उसमें कुछ किंवदंतियां मिलती हैं। किंवदंती वो है कि कुछ लोग इनका जन्म है वो 9 मई सन 1861 मानते हैं, लेकिन अधिकतर जो उनका जो जन्म है, रियल जन्म है, वो 7 मई सन 1861 को पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुआ था इनका जन्म। और ये एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, और इनका जो ब्राह्मण परिवार है वो उस जमाने का सबसे अमीर परिवार हुआ करता था, तो इसलिए इनको ठाकुर कहा गया। लेकिन जो अंग्रेज शब्द, जो अंग्रेज लोग थे, तो जो ठाकुर को शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो उसको टैगोर टैगोर बोलने लगे। तो इनके जो दादाजी थे, द्वारका प्रसाद जी, तो उनके बाद में अपने सरनेम के साथ में टैगोर शब्द लगाना शुरू किया है उन्होंने। और वो एक अच्छे बिजनेसमैन थे। और इनके पिताजी की बात की जाए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी की बात की जाए, तो इनके पिताजी अध्यात्म में विश्वास रखते थे, वो किसी प्रकार के बिजनेसमैन नहीं थे और एक सामान्य जीवन ही अपना जीते थे। और टैगोर साहब को बचपन से ही ना तो पढ़ाई में रुचि थी और ना ही उनको खेल कूद में रुचि थी। वो केवल अपने आप को आध्यात्मिक से जोड़ करके जो उनके पिता काम करते थे वो काम किया करते थे। जब इनके पिताजी इनको स्कूल में शिक्षा दिलाने के लिए ले गए, तो कई बार इनको टीचरों से पिटाई का भी सामना करना पड़ा, कई बार टीचरों ने इनको पीटा भी है। तो इनके भाई थे, तो उन्होंने देखा कि ये स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, तो उन्होंने उनको लाकर घर पर शिक्षा दीक्षा दी। तो अंग्रेजी विषय में इनकी बहुत जो पकड़ है बहुत कम थी। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ राह है वहाँ चाह है, वहाँ राह है। तो आगे चल करके इन्होंने इंग्लिश में बहुत अच्छा काम किया और लिटरेचर इंग्लिश के एक विशेषज्ञ के रूप में भी इन्होंने काम किया है। जैसा कि जन्म की बात है तो आजकल जन्म भी बहुत फेमस हो रहा है 9 तारीख को, जैसा कि हम्म। आपने बताया था कि अभी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन की वजह से। तो बस यही है कि आप एक चीज और बताइए कि जैसे सामान्य बच्चे का बचपन होता है खेल कूद से भरा हुआ, हम्म। और काफी सारे एक्टिविटीज से भरा हुआ आजकल के लाइफ में, तो वो हम्म। उस प्रकार के वो नहीं थे। नहीं नहीं, ऐसा बताते हैं कि लोगों को उनको इससे में बचपन में इतना रुचि नहीं थी। बाद में जैसे जैसे ये बड़े हुए हैं, तब इन्होंने फिर उस चीज में अपने रुचि लेकर के आए। और ऐसा बताते हैं कि 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने कविता अपनी लिखी, और उस कविता के लिए इनको गीतांजलि पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये बचपन काफी में सात आठ काफी वर्ष की उम्र में है। काफी बड़ी उपलब्धि है कि 7 वर्ष की हाँ। उम्र में एक बच्चा
सामान्य सा, और वो एक कविता लिखता है जिसकी वजह से उसको आगे वाले आने वाले समय में गीतांजलि पुरस्कार से हम्म। सम्मानित किया जाता है। हम्म। तो जब इनके पढ़ाई लिखाई चल रही थी, उसके हम्म। बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे हमको, हमारे दर्शकों को? हाँ, इनके ये जो पढ़ाई लिखाई है वो सामान्य स्कूलों में ही हुई थी। और ज्यादा इन्होंने मतलब कॉलेज स्कूल काफी चेंज किए पढ़ाई के क्षेत्र में। फिर अच्छा। इनके बड़े भाई थे तो उनको आगे की उच्च शिक्षा के लिए विदेश ले गए थे, वहां ये पढ़ाई कर रहे। तो इनके पिता चाहते थे कि ये वकील बने, लेकिन इनका बिल्कुल भी वकालत में मन नहीं था। तो साहित्य के क्षेत्र में कुछ कुछ खोजा करना चाहते थे। तो उनके क्षेत्र में, उस क्षेत्र में उन्होंने काफी कार्य किया है। और हाँ। आपको बता दूं और आपके सभी साथियों को बताना चाहूंगा ए, कि इन्होंने संगीत के क्षेत्र में भी काफी योगदान दिया। ये चित्रकार भी बहुत अच्छे थे और तैराकी भी बहुत अच्छा करते थे। और इनके भाई थे, उनको जिम्नास्टिक वगैरह जो खेल होते हैं उनका भी काफी अभ्यास कराया इनको, उसमें भी पारंगत थे। अच्छा सर, तो इसका मतलब एक विद्यार्थी के जो गुण होने चाहिए, हम्म। जैसे आमतौर पर बच्चे विरोध में हो जाते हैं माँ बाप के, वो विरोधाभास उनके भी था कि हमको वकील नहीं बनना है ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो वो अपना जीवन कहते थे कि मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से जीऊंगा। तो उनके माता पिता उनको समझाते थे, कहते थे कि नहीं, जीवन बहुत कठिनाई है जीवन में। तो उन्होंने एक बात कही थी, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है जी। कि जीवन है तो कठिनाई होगी होगी, जब जीवन ही नहीं होगा तो कठिनाई किस में होगी। तो क्योंकि मैं परेशानी से नहीं डरूंगा। काफी सारे उनके विचार जो हमारे दर्शकों को प्रेरित करें, क्योंकि आजकल मोटिवेशन की हमारे युवाओं में बहुत कमी हो जाती है, खासकर मुझ में भी हो जाती है कई बार। लेकिन कुछ ऐसे विचार जो उनके जीवन में प्रेरणा देते हों, और वो क्या मतलब एक जीवन जीने की नई राह देते हों। तो उनका जो आपका जो प्रश्न है, तो वो कहते थे कि जहां चाह वहां राह। यानी कि आप कोई भी काम करें, उसको ईमानदारी से पूर्ण सत्य निष्ठा के साथ काम करें। और जो स्वामी विवेकानंद जी से काफी प्रभावित थे, और उनकी विवेकानंद जी से काफी मित्रता भी है। स्वामी विवेकानंद जी तो एक आत्म अपने आप में ही एक विभूति थे। हम्म। तो और जानकर के आपको, आपके दर्शकों को यह आश्चर्य होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखित गीतों को भी गाया है। तो काफी ये तो बहुत नई बात है और हमको पता चल रही है, तो हम्म। बहुत अच्छा भी लग रहा है। लेकिन संघर्ष अपनी जिंदगी का उन्होंने कैसे फेस किया, और मतलब उनके क्या क्या लगभग लगभग तकलीफें आई? उनके जीवन में देखिए, पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, क्योंकि परिवार इनका काफी अमीर परिवार था, जी। ब्राह्मण परिवार काफी अमीर था। लेकिन इनको कुछ अपने व्यक्तिगत परेशानियां आई थी। जी। जैसे पिता के विचारों से इनके विचार नहीं मिलते थे। पिताजी चाहते थे इनके कि ये वकील बने, ये चाहते थे नहीं, मैं वकील नहीं बनूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा। तो वहां द्वंद पैदा हुआ। तो वहां पर भी इन्होंने अपने पिता की बातों का भी थोड़ा मान सम्मान के लिए कुछ थोड़ा बहुत किया। लेकिन फिर इनके पिताजी ने भी समझा कि बच्चा मेरा इस क्षेत्र में नहीं जाता, तो कोई बात नहीं। तो उनके पिताजी ने भी ये सभी अपने समाज को सीख देने का प्रयास किया कि यदि बच्चा जिस विषय में अच्छा करना चाहता है, उसको उस विषय में करने दिया जाए, अवसर दिया जाए। तो फिर उनके पिताजी ने इस बात को भली भांति समझा और उनको भी वह स्वतंत्रता प्रदान की। तो यहाँ से उन्होंने ये संघर्ष किया कि नहीं, पिताजी की बात का भी ध्यान रखना है, देश की समाज का भी ध्यान रखना है। और विशेष इनको जो परेशानी आई थी, वो आई थी, इनके जो मित्र थे वो बहुत कम थे। मित्र इनके बनना नहीं चाहते थे कोई। क्यों नहीं बनना चाहते थे, उसका जो रीजन था वो ये था कि ये सत्य बोलते थे और हमेशा देश हित की बात ही करते थे। तो उस समय पर लोग अंग्रेजों के ज्यादा समर्थन में हुआ करते थे। आपको पता ही है कि फूट डालो शासन करो, इस प्रकार से अंग्रेजों का रवैया रहता था। जी सर। तो यहाँ तक कि कुछ लोग इनको अंग्रेज विरोधी भी मानते थे, और कुछ लोग कहते थे कि नहीं, ये अंग्रेजों के चापलूसी भी करते हैं। इस प्रकार से कई आलोचनाओं का इनको सामना भी करना पड़ा था। मैं आपको तो याद दिलाना चाहूंगा कि इनके द्वारा अपने देश का जो राष्ट्रीय गीत है वो अ, लिखा गया, राष्ट्रगान है। हाँ सर, वंदे मातरम। नहीं, वो नहीं, जनगण मन। जनगण जैसे मन जनगण लिखा मन गया। लिखा गया है, और तो इस पे काफी इनको आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ लोग कहते थे इसमें एक शब्द आता है भारत भाग्य विधाता। जी। तो वो लोग कहते थे कि नहीं, यह अपना नहीं, अंग्रेजों के लिए कहा गया है। तो उन्होंने इन आलोचनाओं पर ध्यान नहीं दिया
लेकिन आखिरकार वो सफल हुए और उसको जिनकी जो कृति है उसको राष्ट्रीय गान प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ। आज हम राष्ट्रीय गान को सब गाते हैं, सब एक मतलब हर सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कार्यक्रम में हम इसको हम्म। गाते हैं, वो काफी गौरव महसूस होता है। हम्म। तो ऐसे कौन से इनके विचार हैं जिससे युवा आकर्षित होकर इनके बारे में अध्ययन करना चाहे? इनके तो शायद मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां जिस क्षेत्र में इन्होंने कार्य नहीं किया हो और युवा उनको सीख करके प्रेरित नहीं हो। राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के धार्मिक क्षेत्र तक हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी पकड़ बनाई है। युवा आज की कोई भी इनका क्षेत्र पकड़ ले वो अपने सक्सेस हो जाएंगे। इनके विचारों पे हम चल के, क्योंकि हम अभी मतलब अपना काम कर रहे हैं तो कभी क्या है, मोटिवेशन गिर जाता है। तो हम्म। हम मोटिवेशन के तौर पे इनका अध्ययन करेंगे तो शायद हम भी थोड़ा सा अपने मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इनके रचनाओं के बारे में थोड़ा हमें बताइए जिनसे हम प्रेरित हम हो सकें, और इनके इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में, हाँ जो हाँ अंतिम व्यक्तित्व इनके हाँ अंतिम जो समय था उसके बारे में हम बताइए, हाँ। बता तो सकते इन्होंने काफी रचनाएं की, कहानियां बहुत सारी लिखी हैं इन्होंने। हैं? और बताते हैं कि 2200 के लगभग इन्होंने गीत अपने लिखे हैं। बहुत सारे गीतों गीत में ज्यादा इनके। इंटरेस्ट था इनका। गीत में कविता, एक कवि भी थे और लेखक भी थे यस और साथ में संगीतकार भी थे। और इन्होंने अपने ही नाम का संगीत, रविन्द्रनाथ टैगोर संगीत, आपने भी सुना होगा, सर। तो उसकी रचना की थी। तो ये संगीत के क्षेत्र में भी बहुत थे। और ये हमारे जब इनका अंतिम समय था तो हमारे देश के उस समय पे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी इनसे बहुत प्रभावित थे। और कई बार ऐसा होता था कि गांधी जी के विचार इनके आपस में कम मिलते थे, लेकिन जहां देश इसकी बात आती थी तो दोनों मिलकर के एक साथ खड़े होते थे। तो हमें इस बात की, ये दोनों महात्मा गांधी जी और हमारे गुरुदेव जी यह बताने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले हमारे मतभेद अलग हैं लेकिन देश सर्वोपरि है। देश के लिए एकजुट है, आपस में कुछ भी करें लेकिन देश के लिए। और देश। आपको बता दूं, मैं आपको जान करके वो होगा कि जो गुरुदेव शब्द है, इनको जो संबोधित किया वो महात्मा गांधी जी ने ही किया था। और जो महात्मा शब्द है वो हमारे गुरुदेव ने ही गांधी जी को दिया था। गांधी जी को दिया था। आजकल हम लोग भी देश के नाम पर एक नहीं हो पाते हैं, हम्म। और खासकर हमारे राजनेता तो, हालांकि उनका तो कुछ भी रीजन हो एजेंडा, पर देश देश हित में साथ नहीं आएंगे। तो हम्म। उनसे ही, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, महात्मा गांधी जी से भी इनको सीखना चाहिए, जिनके पद चिन्हों पे चलकर ये राजनीति की शुरुआत ये करते हैं। तो इनसे ही काफी कुछ सीखने को मिल सकता है इनको। हाँ, मिल सकता है। और आज के युवाओं को एक सबसे बड़ी मैं सीख देना चाहूंगा, जो अध्ययन किया हुआ है उनके बारे में, हम्म। गुरुदेव जी के बारे में, कि एक बहुत अच्छी उन्होंने एक मिसाल दी है। वो शायद बहुत ही कम लोगों को ज्ञात होगा कि जब ये 8 या 9 साल के होंगे उस समय पर इनके बड़े भाई थे तो जी सर। उनकी शादी हो गई थी। जी। तो जिनकी जो भाभी जी थी उनकी उम्र लगभग 10 या 11 साल रही होगी। जी सर। तो इनकी 9 साल थी। तो दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब रहते थे तो एक दूसरे को प्यार हो गया था। तो जो उनकी जो भाभी है वो इनको पसंद करती थी क्योंकि बड़े भाई उनसे लगभग 10 साल या 11 साल बड़े थे। तो इनकी भाभी ने इनकी शादी को रोकने का भी काफी प्रयास किया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो मेरी माँ समान है और आप मेरी माँ हैं और मैं माँ को माँ की तरह ही देखूंगा। आप इस प्रकार के विचार मेरे प्रति ना रखें कि आपने मेरा लालन पालन किया है। मैं मानता हूं कि आप अब हम दोनों हम उम्र हैं लेकिन माँ माँ ही होती है। तो वो उन्होंने ये संदेश दिया आज की युवा पीढ़ी को कि जो अपने रिश्ते चले आ रहे हैं तो उन रिश्तों को वहीं रखा जाए। जो पवित्र रिश्ते हैं उनमें किसी प्रकार की विचार द्वंद्व या गलत भावना न रखी जाए। ये बहुत अच्छी सीख उन्होंने आज के युवाओं को उस समय के माध्यम से दी थी। काफी बड़ी जो सीख है वो आज की युवा पीढ़ी को हम्म। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी है, हाँ। कि और जब ये हाँ एक रिश्ते की तरह, जो रिश्ता बना है उसको एक रिश्ते की तरह निभाना चाहिए। हाँ लेकिन आ, इनके शादी के विषय में थोड़ा हम चर्चा करना चाहेंगे, अगर कुछ हाँ इन्फॉर्मेशन हो तो। हाँ। इनकी शादी भी हुई, बहुत जी। अच्छा परिवार से इनकी शादी हुई। जब उनके मिसेस को पता चला कि इनकी
भाभी इनको बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, तब उनकी भाभी के बारे में उन्होंने कहा कि आपकी भाभी आपसे को ज्यादा पसंद करती है तो आपने शादी क्यों की। तब उन्होंने अपनी मिसेज को भी यही कहा था कि जो मेरा धर्म है वो मैंने किया, वो मेरी माँ है, माँ के साथ कोई पुत्र शादी कैसे कर सकता है। तो इनकी मिसेज भी इनसे बहुत प्रभावित हुई थी और इनके 5 बच्चे हुए थे, उनमें 2 बेटे थे और 3 बेटियां थी। इनका अच्छा खासा परिवार रहा है और सभी अध्यात्म को मानते हैं। और बताया जाता है कि जब ये वृद्ध अवस्था में थे और विदेश गए हुए थे तो वहां पर लगभग 65 साल की एक महिला से भी इनका जो था वो प्रेम हुआ था उस महिला को। तब वो उन्होंने कहा था कि मैं तेरे को अपने बेटे की तरह वो करती है। तो उन्होंने कहा माँ तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो वहां पर भी उन्होंने एक मिसाल दी कि नहीं कि उन्होंने सब महिलाओं में अपनी माँ बहन बेटी के रूप में ही सबको देखा है, सिर्फ अपनी धर्मपत्नी को छोड़ करके। तो उसमें बहुत अच्छे विचार इनके। काफी अच्छा व्यक्तित्व उनका रहा है। हम्म। और अभी ये जानकर तो बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रकार का व्यक्तित्व रविंद्रनाथ टैगोर जी का था। ये तो हमने ज्यादा कहीं पढ़ा भी नहीं है, जो आपने हम्म। बातें बताई हैं। हम्म। तो इनके, अब हम आखिरी सवाल पर आते हैं कि हम्म। इनके अंतिम, जो जीवन का अंतिम चक्र था, हम्म। उनमें इन्होंने क्या किया और उनका निधन कब और कैसे हुआ? इनका अंतिम जो जीवन चक्र है वो देश को समर्पित हुआ है। यानी देश की जो आजादी के लिए महात्मा गांधी जी के साथ में, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में, जितने भी जो उस समय पे सेनानी थे, देश के जो महान योद्धा थे, महान पुरुष थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके ये डटे रहे और देश के हित के लिए जो उचित हुआ उन्होंने वो कार्य किया। तो एक बार इनको ऐसा बताया जाता है कि कोई कॉलेज खोलने के लिए इनको पैसे कम पड़ रहे थे। तो महात्मा गांधी उस समय आसन पर बैठे थे 1915 के 1932 के बीच में। तो महात्मा गांधी से उन्होंने जाकर के निवेदन किया कि मैं ऐसे ऐसे के कॉलेज खोलना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं और ये राष्ट्र हित के लिए अच्छा है। तो उन्होंने अपने एक मित्र से 60,000 रुपए की राशि उनको दिलवा करके और देश हित में कॉलेज स्थापित, शांति निकेतन आपने सुना हो, उसकी स्थापना करवाई थी। शांति निकेतन की स्थापना करवाई गई हाँ। थी। हाँ। तो जो विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके वहां पर रह करके। और इनकी मृत्यु के बारे में बताया जाता है कि 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो गया था और उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो उस समय में भी कई लोगों ने कहा गया था कि नहीं ये अंग्रेजों के दो समर्थक थे, तो प्रिय थे, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। वो पहले भारतीय व्यक्ति बने जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया है जो कि अविस्मरणीय है, इसको आप भुला नहीं सकते। भुलाना भी नहीं चाहिए ऐसे व्यक्तित्व को तो। हाँ। और तो गुरुदेव अपने बीच में सदैव हैं, उनकी जो कृतियां हैं वो सदैव अपने साथ में रहेंगी। उनकी तो जो सोच है, उनके जो विचार हैं, काफी हम्म। सारी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने अपने आप को अवेलेबल, सदैव अवेलेबल हमारे बीच में रखा हुआ है। हाँ। हाँ। तो काफी अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन जान के, हमारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए। और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ सर, एक बार आ, कुछ ऐसा बाकी जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हो और उनसे रिलेटेड हो, और हमारे दर्शकों को अंतिम स्मृति के रूप में। अंतिम सभी दर्शकों को और आपको मैं यही बोलना चाहूंगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनमें से, उन पद चिन्हों पे से आप 1% भी चलेंगे तो आज अपना देश सुरक्षित हाथों में रहेगा, किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे को यहाँ बुलाया और उसके लिए गुरुदेव के ऊपर कुछ बोलने का, विचार रखने का मौका दिया, मुझे कुछ सीखने का मौका मिला। और मैं माफी चाहूंगा सभी दर्शकों से और आपसे भी यदि किसी प्रकार का कोई गलत शब्द निकला हो गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव से भी मैं क्षमा चाहूंगा। आपका कोई बहुत बहुत आभार। कोई ऐसी रचना जो मतलब युवाओं को पढ़नी चाहिए गुरुदेव की, सजेस्ट अ, करेंगे आप? सजेस्ट करेंगे आप? मेरे को अभी याद तो नहीं आ रही है, पर बहुत सारी रचना है, आप उनकी सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी। अच्छा,
चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार हमारे दर्शकों को रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, काफ़ी गुरुदेव जी के बारे में समझाने के लिए। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए मेरी आवाज़ चैनल पर। आगे हम और भी जो हमारे भारत भारत के लिए करने वाले सामाजिक कार्यों को करने वाले और भी व्यक्तित्वों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।